हे एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड प्रज्ञा शुक्ला और आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्ट और क्लास का मेमोरी बिहेवियर। स्ट्रक्ट और क्लास क्या होता है, उन्हें कब कैसे कहाँ यूज़ करना चाहिए, उसके लिए आप मेरी डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एंड तक स्ट्रक्ट और क्लास का मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन का पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेमोरी एलोकेशन इन स्ट्रक्ट। अगर स्ट्रक्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि स्ट्रक्ट यूज़ करता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करने के लिए। So when you create a struct variable, the data is placed directly on the stack. तो देखो इसमें एक टेक्निक स्विफ्ट यूज़ करता है। एक सिनेरियो समझो, लाइक तुम दो ऑब्जेक्ट तो बना दिए हो और तुम दोनों से रीड ही कर रहे हो। मतलब सपोज एक पी बना दिया, एक क्यू बना दिया, ये दोनों ही स्ट्रक्ट के इंस्टांस हैं। यूजुअली अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए कि पी का भी जो ऑब्जेक्ट बना है वो स्टोर हो जाए और क्यू भी जाके हमारा स्टोर हो जाए स्टैक में, दोनों ही। बट अब ये सोचो कि ये लार्ज डेटा सेट के लिए है, तो लार्ज डेटा सेट के लिए जब ये चीज़ें बनती है तो स्विफ्ट हमारा एक टेक्निक यूज़ करता है, एक मेथड यूज़ करता है जिसे हम बोलते हैं कॉपी ऑन राइट। तो सपोज़ जब आप अभी इस केस में जब लार्ज डेटा सेट है, एक पी है आपका, एक क्यू है, तो उस केस में आप दोनों से रीड ही कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप पी भी रीड करोगे, आप क्यू भी रीड करोगे, दोनों में सेम है, दोनों ही में ही राइट नहीं हुआ है, दोनों को ही रीड करोगे, दोनों से हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो कॉपी ऑन राइट मेथड ये करता है कि जब तक कोई एक वैल्यू भी चेंज नहीं हो जाती इनमें से, तब तक वो उसकी कॉपी नहीं बनाता है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो CAW बेसिकली स्विफ्ट यूज़ करता है एक कॉपी ऑन राइट मेथड, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसमें फॉर लार्ज वैल्यूज़ लाइक एरेज, डिक्शनरी ले लो तो उसमें ये क्या करता है, इट डिलेज द कॉपिंग द डेटा until a modification is made to one of the copies, avoiding unnecessary duplication basically when data is simply being read or passed around. Okay, so ये था सिंपली स्टैक का में कैसे डेटा जाता है स्ट्रक्ट का। ठीक, सिंपल है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रक्ट का इंस्टांस बना, ऑब्जेक्ट बना, वो डायरेक्टली जाके स्टैक में स्टोर हो गया। अब मेमोरी डी एलोकेशन की बात करते हैं। तो मेमोरी डी एलोकेशन क्या है, तो स्टैक मेमोरी क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली डी एलोकेट करता है जब हमारा वेरिएबल जो है आउट ऑफ स्कोप हो जाता है। इसमें कोई भी ARC नहीं अलाउड है, कोई भी रेफरेंस काउंटिंग नहीं अलाउड है, ना ही रिटेन साइकिल्स है। हाँ, आई अंडरस्टैंड ये टर्म्स आपको हार्ड लग रहे होंगे, लाइक ये ARC क्या है, रिटेन साइकिल क्या है, रेफरेंस काउंटिंग क्या है। तो इस चीज़ का बेसिकली अभी के लिए तो स्ट्रक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारा क्लास में ही सारा आता है, तो मैं आपको इन डिटेल उसी में बताती हूँ। अभी के लिए हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बना हुआ है पॉइंट नाम का, जिसमें कि दो वेरिएबल्स x और y हैं और उसमें इनिशियलाइज हो रही है x और y की वैल्यू, और सिंपली मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगा रखा है ताकि आप समझ पाओ कि कब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है। देन एक फंक्शन है क्रिएट पॉइंट करके, जिसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है, एंड उसमें हम ये देखिए नॉर्मली हम यहाँ पे स्टैक अलोकेट कर रहे हैं। मतलब हमने जब उस पॉइंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया तो इस टाइम पे हमारी वो स्पेस अलोकेट हो रही है, मतलब इसका हमारा स्टैक में इनिशियलाइज हो रही है वैल्यू। देन हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स और लगाए हैं। अब सिंपली मैं ये फंक्शन कॉल करने का यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसके थ्रू ये फंक्शन कॉल करूँगी, एंड इसमें क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्ट का, तो हम उससे देखेंगे फ्लो, देखेंगे कि हमारा कब का क्या कैसे क्रिएट होना चाहिए। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट पॉइंट को कॉल किया। जब क्रिएट पॉइंट कॉल हुआ तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, देखो जब ये क्रिएट पॉइंट फंक्शन कॉल होता है तो एक स्टैक फ्रेम बनता है सपोज़, और जब ये पॉइंट x 10 और y 20 जो है ये क्रिएट करते हैं, उस समय पे देखो क्या हो रहा है। अब p जो है ये हमारा स्टैक में अलोकेट हो रहा है,
सेकंड चीज़ क्या है, जब ये हमारा स्टैक में एलोकेट हो रहा है उस समय पे इनिट कॉल होता है और उस वहाँ पे ये एक्स की और वाई की वैल्यू सेट हो जाती है, ठीक। एंड देन उसके बाद क्योंकि ये स्ट्रक्ट है मतलब वैल्यू टाइप है, और ये यहाँ पे जो है इसका पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही स्टैक में आ जाता है, तो वो ये वाली चीज़ ये इस पॉइंट पे हो रही है। मतलब अभी तक का फ्लो क्या है, अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले मेरा क्रिएट पॉइंट कॉल वो प्रिंट होना चाहिए। आफ्टर डैट इस पॉइंट पे हमारा स्टैक में ये ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया, उसी समय पे वैल्यूज़ एक्स वाई को इनिशलाइज हुई, तो उस समय पे मेरा ये पॉइंट इनिशलाइज्ड विद एक्स और वाई की वैल्यू मेरी ये प्रिंट होगा। आफ्टर डैट वी आर एक्सेसिंग दैट वैल्यू, ये प्रिंट होगा, एंड देन पॉइंट इज़ करेंटली इन द स्कोप, इतना प्रिंट होगा। अब इसके बाद क्या है, जैसे ही फंक्शन का देखो आप, जैसे ही इस फंक्शन का स्कोप ख़त्म हो रहा है तो इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर का स्टैक है, मतलब आप देखो कि पी का यहाँ पी हमारा लोकली है, उसका यहीं तक एक्सेस है, मतलब एक तरीके से पी को आप इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, पी हमारा लोकली है, इसका स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब अब हम जब फंक्शन के बाहर आएंगे तो हमारा स्टैक जो है ऑटोमेटिकली इस फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब हमारा ये डी इनिशियलाइज होगा। तो उस समय पे हम जब इसके बाहर आएंगे इस फंक्शन के, उस समय पे हमारा सिंपली फंक्शन एग्जिट हो जाएगा, हमारे पी स्टैक में जो ऑब्जेक्ट स्टोर था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डी अलोकेट हो जाएगा, एंड देन हमारा सिंपली ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। एंड जैसा कि स्ट्रक्ट में इनिट है, ऐसा इसमें कोई मेथड डी इनिट नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्टैक वो पॉप कर देता है आफ्टर उसका स्कोप ख़त्म हो जाए। ओके, अब मैं आपको एक बार कोड को रन करके दिखा देती हूँ, एंड एक बार आउटपुट आ जाता है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो एक्सप्लेन किया था उसे हल्का सा आपको जिस्ट दे देती हूँ बेसिकली क्या है। हाँ, तो आप देखो ये आउटपुट आ गया, मैंने क्या ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, सिंपली मैंने फंक्शन एक कॉल किया, फंक्शन में जब हम सिंपली जाते तो फ्लो कैसे चलता है, टॉप टू बॉटम चलता है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, एंड देन सिंपली यहाँ पे पी जो है उसको एक ऑब्जेक्ट स्टैक में उसका अलोकेट हो गया, तो देखो ये कमेंट भी मैंने डाल दिया यहाँ पे, स्टैक अलोकेट कर दिया उसको, फिर ये दोनों नॉर्मली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। तो जब ये पी को स्टैक में अलोकेट हुआ तो वो यहाँ पे मेरा इनिट में एक्चुअली वो जो स्टेटमेंट इनिशियलाइज हुआ, तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है। तो अगर तुम इसका फ्लो देखोगे तो पहले क्रिएट पॉइंट है, देन इनिशियलाइजेशन वाला पॉइंट है, एंड उसके बाद नॉर्मली तुम्हारे ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट है। अब ये देखो जो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको बेटर रहेगा लिखना, तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पी का स्कोप कहाँ तक है, अगर तुम देखो तो पी इस फंक्शन के अंदर लोकली क्रिएटेड है, उसका स्कोप इस फंक्शन में ख़त्म हो गया। इसका मतलब अब स्टैक यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट स्टोर कर रखा था पी का, क्योंकि अब उसका स्कोप ख़त्म हो गया, उसका यूज़ ख़त्म हो गया, तो अब वो उसको डी इनिशियलाइज कर देगा, मतलब पॉप आउट कर देगा। तो वो पॉप कर देता है एंड देन सिंपली हमारा ये एग्ज़िट कर देता है, मतलब ये प्रिंट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो मैं आपको एक बार जिस्ट भी बता देती हूँ पूरा कि क्या मैंने इसमें कवर किया स्ट्रक्ट के बारे में। तो पहले हमने देखा मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, डी एलोकेशन कैसे होता है। तो मेमोरी एलोकेशन क्या है, सिंपली वैल्यू टाइप है, वैल्यू टाइप का मतलब स्टैक आएगा, स्टैक में सीधा सीधा ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा, और जब सीधा सीधा ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया तो अब उसकी वैल्यू यूज़ हो गई। जब उसकी वैल्यू का स्कोप, मतलब फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है अब उसका ना स्कोप ख़त्म हो रहा है, मतलब वो जहाँ तक यूज्ड था अब उसका यूज़ नहीं है एक तरीके से समझ लो, तो स्टैक उसे ऑटोमेटिकली पॉप कर देता है, मतलब डी इनिशियलाइज कर देता है, एंड ये स्टैक ऑटोमेटिकली खुद ही हैंडल करता है। तो ये था स्ट्रक्ट के बारे में। अब क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में कवर अप करूँगी कि क्लास क्या है, मतलब बेसिकली क्लास का मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन कैसे होता है, एआरसी का क्या रोल होता है, मतलब कैसे पहले पिक्चर में आता है, क्या रेफरेंस काउंटिंग होती है, क्या होता है रिटेन साइकिल, और उसका एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन आपको देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।